लिखिएगा, मैकेनिज्म ऑफ रेडिएशन, मैकेनिज्म ऑफ रेडिएशन। अब देखिए रेडिएशन क्या होता है ये देखते हैं हम लोग। मैंने आप लोगों को जो एक लेमन लैंग्वेज में एक एग्जांपल दिया था, यहां से अगर इसमें पेन को पीछे फेंक दूं तो ये क्या हो जाएगा, रेडिएशन। इसमें कोई मीडियम की जरूरत नहीं है मुझे। तो यहाँ पे कुछ चीजें लिख रहा हूं मैं, वो आप लोगों को बाय हार्ट याद रखनी है। सबसे पहली चीज, all the bodies above absolute zero temperature radiates। अब यहां बात आती है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर किसे कहते हैं। किसे कहते होंगे? क्या 0 डिग्री सेंटीग्रेड को एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं? नहीं, वो जीरो है। एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है? अब देखो अभी हमारे एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कितना है, मान लो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। इससे और मैं नीचे चले जाऊं, कितना हो जाएगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड। और नीचे जाऊं 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या मैं इससे और नीचे जा सकता हूं? बिल्कुल जा सकते हैं। -10, -20, -50, माइनस कहां तक जा सकते हैं? माइनस इन्फानाइट? नहीं। देखो किसी बॉडी का टेम्परेचर से हम क्या समझते हैं कि उसके पास में ना कुछ एनर्जी है। मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, अपनी जगह पे ना वाइब्रेट करते रहते हैं। जो जितना ज्यादा वाइब्रेट करते हैं वो बॉडी ना हमें उतना ज्यादा हॉट लगती है। तो कोई तो ऐसा टाइम आएगा यार, टेम्परेचर आएगा जब इसके मॉलिक्यूल्स ने अब हिलना बंद कर दिया, और जैसे उन्होंने मूव करना बंद कर दिया, बस उससे ज्यादा अब उनका टेम्परेचर ड्रॉप नहीं हो सकता। तो किसी भी बॉडी का जो सबसे कम टेम्परेचर हो सकता है ना, वो होता है -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा एक बात बताओ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे केल्विन में टेम्परेचर कितना होता है? 273.15 केल्विन। इसको एक कम करते हैं तो केल्विन भी एक कम होता है। हमने पिछली क्लास में देखा था रिलेशन। क्या रिलेशन देखा था कि अगर आपको केल्विन में टेम्परेचर चाहिए तो डिग्री सेंटीग्रेड में 273.15 को जोड़ दो। मान लो आपको चाहिए कितना, 10 केल्विन। सॉरी, अगर आपको केल्विन में टेम्परेचर चाहिए, मैंने आपको दिया है कि अभी टेम्परेचर जो है वो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 15 में आप क्या जोड़ देंगे, 273.15। ये कितना बन जाएगा, 288.15 केल्विन। किसी भी टेम्परेचर में 273 जोड़ो, वो क्या बन जाता है, केल्विन बन जाता है। तो बताओ यहाँ पे इसमें 273 मैंने कम कर दिया, तो इसमें भी 273 कम करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। ये जीरो बन जाएगा। तो अगर आपसे पूछा एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, तो बोलना या तो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन। इसी को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो इसलिए कहते हैं क्योंकि इससे लोअर टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो जाता है खत्म, उसके बाद अब उनका टेम्परेचर ड्रॉप नहीं कर सकते हम। तो एब्सोल्यूट जीरो। तो हर बॉडी क्या करती है पता है, रेडिएट करती है जिसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो से ऊपर। हर वो बॉडी जिसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो से ऊपर है, यानी कि कुछ ना कुछ केल्विन टेम्परेचर है, या -273 से ऊपर। ये बहुत 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 कम टेम्परेचर है। ये इतना टेम्परेचर हम लोग आज तक अचीव भी नहीं कर पाए हैं। इवन स्पेस में भी जो टेम्परेचर है वो इससे हल्का सा ज्यादा ही है, पर इतना टेम्परेचर आज तक के हम लोग अचीव नहीं कर पाए। तो हर वो बॉडी जिसके पास कुछ टेम्परेचर है वो रेडिएट करती है। तो क्या ये पेन रेडिएट कर रही है? हाँ। क्या ये बोर्ड रेडिएट कर रहा है? हाँ। क्या आप रेडिएट कर रहे हैं? हाँ। हर बॉडी जिसको आप लोग देख रहे हो ना, वो हर बॉडी रेडिएट कर रही है। लेकिन कोई बॉडी ज्यादा रेडिएट करती है और कोई बॉडी कम रेडिएट करती है। किस पे डिपेंड करेगा? उसके टेम्परेचर पे। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा बॉडी उतना ज्यादा रेडिएट करेगी, टेम्परेचर जितना कम होगा उतना कम रेडिएट करेगी। कितना समझ में आ रहा है? जैसे ये जो वॉल है आपके बाजू में, इसमें से भी रेडिएशन हो रहा होगा। हर बॉडी रेडिएट कर रही है, ये भी रेडिएट कर रही है। आपको कुछ भी फील नहीं हो रहा है। लेकिन अगर इस बॉडी का टेम्परेचर, इस वॉल का टेम्परेचर पॉजिटिव 500 डिग्री सेंटीग्रेड होता, तो क्या आप इसके इतने बाजू में बैठ पाते? नहीं, क्योंकि फिर उसकी रेडिएशन की पावर बढ़ जाती, बहुत ज्यादा एनर्जी को वो रेडिएट करने लगती है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बॉडी है, मान लो वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, और दूसरी बॉडी उसके कांटेक्ट में है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है।
बताओ कंडक्शन के थ्रू हीट कहां से कहां जा रही होगी, बॉडी 1 से 2 या 2 से 1? ऑब्वियसली कंडक्शन कहां से कहां हो रहा होगा, कंडक्शन 1 से 2 की तरफ, मतलब हीट 1 से 2 की तरफ जा रही है। लेकिन अगर मैंने इस बॉडी को रखा 50 डिग्री सेंटीग्रेड बॉडी 1 और यहाँ पे थोड़ी दूरी पे इसको रख दिया है 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाली बॉडी को 2 को, तो बताओ यहाँ पे रेडिएशन के थ्रू हीट कहां से कहां जा रही होगी, 1 से 2 या 2 से 1? और बोथ। मैंने आपको बताया था जिस भी बॉडी के पास थोड़ा भी टेम्परेचर है वो रेडिएट करती है। हाँ ये बात अलग है, यहां से ज्यादा हीट जा रही होगी बदले में यहां से कम हीट आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 1 से 2 भी हीट जा रही है, लेकिन ये हीट कैसी है, मोर है। और 1 पे 2 से भी हीट आ रही है, ये हीट कैसी होगी, लेस होगी। क्यों लेस होगी ये वाली हीट, क्योंकि इसका टेम्परेचर कम है। ज्यादा टेम्परेचर, आपको पता है एक बॉडी है जिसका नाम है सन, उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि उसका रेडिएशन हमें यहां तक फील होता है, यहां तक। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना जम के वो रेडिएट करेगा और हमें फील हो सकता है, ठीक है। चलिए लिखिएगा। और हाँ, तो इसमें मैंने एक स्टार पॉइंट बता दिया, ये आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग याद रखोगे। हर बॉडी रेडिएट करती है। कौन सी बॉडी, जिसका टेम्परेचर एब्सोल्यूट 0 से ज्यादा है, यानी कुछ ना कुछ टेम्परेचर है, वो हर बॉडी रेडिएट करती है, ठीक है। लिखिएगा, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विथ मैटर, इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन with matter can be described as follows, can be described as follows, can be described as follows। तो देखो एक बहुत बड़ी सी बॉडी है जिसका नाम है सन। इस सन से हमारी तरफ जो है ना रेडिएशन एनर्जी आती है। यहाँ पे हमारी अर्थ है, इस पे एक बॉडी रखी हुई है, ये एक बॉडी रखी हुई है, इससे जो रेडिएशन है वो आ रहा है। इससे देखो सन रेज आती है ना, आपने देखा है, धूप जिसको कहते हैं, वही क्या है, उसका रेडिएशन है। इस रेडिएशन के साथ ये बॉडी 3 टाइप की चीजें कर सकती है। सबसे पहली चीज क्या कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है, कि जितना ये आया इसने क्या किया, इसका खुद का टेम्परेचर बढ़ गया, यानी कि इसने इस हीट को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। गुड। सबसे पहली चीज तो ये एब्जॉर्ब कर सकती है। दूसरी चीज क्या कर सकती है, रिफ्लेक्ट कर सकती है। मान लो एकदम शाइनिंग सरफेस होगी तो ये क्या कर देगी, रिफ्लेक्ट कर देगी। तो दूसरी चीज क्या कर सकती है, रिफ्लेक्ट। और तीसरी चीज क्या कर सकती है, नहीं, इस एनर्जी का क्या होगा मैं ये पूछ रहा हूं। अच्छा अगर ये ग्लास होगी तो क्या होगा, आर पार नहीं हो जाएगी। सोचो यहाँ पे ये छत है कंक्रीट की, इसकी जगह कांच की छत होती और ऊपर सूर्य निकला होता, तो आप तक की हीट एनर्जी पहुंचते नहीं पहुंचते। तो तीसरी चीज क्या हो सकती है, ट्रांसमिट। ट्रांसमिट, ये तीनों चीजें पॉसिबल है। क्या और कुछ चौथी चीज पॉसिबल है, नहीं। कई बार ऐसा होता है तीनों चीजें एक साथ होती है। जैसे आप ग्लास को रखोगे ना, तो उसमें से पार्शली थोड़ी सी हीट रिफ्लेक्ट हो जाती है, थोड़ी सी हीट के कारण कांच खुद गर्म हो जाता है, और थोड़ी सी हीट जो है ना इसके आर पार निकल जाती है। तो तीनों फेनोमेना हमको देखने के लिए मिलते हैं ग्लास के केस में, ठीक है। लेकिन अगर आपने एक मेटेलिक सरफेस रखी है तो मेटेलिक सरफेस में क्या होगा, थोड़ी सी हीट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, थोड़ी सी हीट एब्जॉर्ब हो जाएगी। क्या आर पार होती है कोई हीट, नहीं होती है। चलिए लिखिएगा डैश करके इसी में, व्हेन थर्मल रेडिएशन, व्हेन थर्मल रेडिएशन ब्रैकेट में कैपिटल क्यू फॉल ऑन अ बॉडी, फॉल ऑन अ बॉडी, थर्मल रेडिएशन मतलब हीट आ रही है, फॉल ऑन अ बॉडी, कॉमा, दे आर पार्टली एब्जॉर्ब्ड, they are partly absorbed, comma, partly reflected, partly reflected and partly transmitted। देखो ये तीनों चीजें पॉसिबल है। जो हीट एब्जॉर्ब हो गई मैं उसे कहूंगा क्यू ए, जो हीट रिफ्लेक्ट बैक हो गई उसे मैं कहूंगा क्यू आर, और जो ट्रांसमिट हो गई उसे मैं कहूंगा क्यू टी।
तो यहां से बताओ एक इक्वेशन Q इज इक्वल्स टू में क्या लिख सकता हूं? टोटल हीट आई Q, इट विल बी इक्वल टू QA प्लस QR प्लस QT। इतना लिख दिया। अब मैं दोनों साइड Q से डिवाइड कर देता हूं। अगर मैं दोनों साइड Q से डिवाइड कर दूंगा तो यहां पे क्या बचेगा 1, यहां पे क्या बचेगा QA अपॉन Q प्लस QR अपॉन Q प्लस QT अपॉन Q। ध्यान से देखोगे तो ये फ्रैक्शन ऑफ एब्जॉर्ब्ड हीट एनर्जी है, ये फ्रैक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड एनर्जी, ये फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसमिटेड एनर्जी। पर देखो तीनों का जो योग है, तीनों का जो एडिशन है वो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं एब्जॉर्प्शन पावर, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन पावर, इसको हम कहते हैं ट्रांसमिटिंग पावर। तो एक ग्लास जो होता है उसके पास ना रिफ्लेक्टिंग पावर कम होती है, एब्जॉर्प्शन वाली पावर भी कम होती है, लेकिन ट्रांसमिटेंस वाली पावर बहुत ज्यादा होती है। एक ब्लैक कलर की मेटेलिक सरफेस है, सोचो आप, अच्छा आप एक ब्लैक शर्ट पहनना पसंद करोगे या व्हाइट शर्ट पहनना पसंद करोगे धूप में? फैशन के लिए नहीं बोल रहा हूं, अच्छा दिखने के लिए। गर्मी किस में कम लगती है, व्हाइट कलर के कपड़े में या ब्लैक कलर के कपड़े में? व्हाइट। व्हाइट कलर के जो कपड़े हैं ना वो अच्छे से रिफ्लेक्ट कर देते हैं हीट को, लेकिन ब्लैक कलर का कपड़ा जो होता है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। समझ में आ रहा है? तो किसी की एब्जॉर्प्शन वाली पावर ज्यादा है, किसी की रिफ्लेक्शन वाली ज्यादा है, किसी की ट्रांसमिटेंस वाली ज्यादा है। तो इसको लिख लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट लाइन में मैं लिखवाऊंगा इस रेशियो को क्या कहते हैं, क्यू ए अपॉन ए को। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 इज इक्वल्स टू ए प्लस आर प्लस टी। कुछ नहीं, क्यू ए अपॉन क्यू को ए लिख दिया मैंने, एब्जॉर्प्शन पावर दिखा रहा है, क्यू आर बाई क्यू को मैंने आर लिख दिया, रिफ्लेक्टिंग पावर क्यू टी अपॉन क्यू को टी लिख दिया, वो ट्रांसमिटिंग पावर दिखा रहा है। लिखिएगा नेक्स्ट लाइन में, वेयर क्यू ए अपॉन ए इज इक्वल्स टू, वेयर क्यू ए अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू एब्जॉर्प्टेंस ए बी एस ओ आर पी टी ए एन सी ई, और इसको एब्जॉर्प्टेंस कहते हैं, और एब्जॉर्बिंग पावर, एब्जॉर्बिंग पावर। वैसे उसके नीचे लिखिएगा क्यू आर बाई क्यू को हम लिखते हैं आर इज इक्वल्स टू रिफ्लेक्टेंस और क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टिंग पावर कहेंगे। उसके बाद तीसरा लिखिएगा क्यू टी अपॉन टी, इसको हम कहते हैं ट्रांसमिटेंस और ट्रांसमिटिंग पावर। तो ए आर और टी। सोचो आप बढ़िया मिरर वाले कपड़े पहन के चले जाओ, जितनी भी हीट आएगी वो सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, गर्मी नहीं लगेगी। आपने देखा होगा फॉरेन कंट्रीज में जो बिल्डिंग्स बनती है उसमें बहुत सारा ग्लास का यूज होता है। ग्लास का यूज क्यों करते हैं? सुंदर दिखने के लिए नहीं बोलना, सुंदर दिखती है, उसके साथ एक और, हाँ वहां बहुत ठंड होती है, तो क्या होता है कि ग्लास के थ्रू सनलाइट अंदर आ सकती है और अंदर का एरिया क्या कर देगी, वो गर्म, क्योंकि उसका जो ट्रांसमिटेंस है ग्लास का वो बहुत ज्यादा है। लेकिन जो कंक्रीट की वॉल यूज करते हैं उसका नहीं है। लेकिन हम लोग वहां से देख के यहाँ पे भी क्या करते हैं, कांच की बिल्डिंग बनाते हैं और फिर जम के हमको एसी लगाना पड़ जाता है ना। इतनी भरी दोपहरी गर्मी में भी लोग कोट पैंट पहन के घूमते हैं, क्योंकि फॉरेनर्स वैसे घूमते हैं, अरे भाई उनके यहाँ ठंडी इसलिए वो कोट पहनते हैं, आप क्यों पहन रहे हैं? ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू ए प्लस आर। अच्छा बताओ ए आर या टी इनकी यूनिट क्या हो जाएगी? ऊपर क्या है, हीट, नीचे क्या है, हीट, तो क्या आ जाएगी यूनिट?
जूल, ऊपर भी जूल और नीचे भी जूल, तो जूल बाई जूल इसकी यूनिट होगी क्या? यूनिटलेस, यूनिटलेस क्वांटिटी है ये, ठीक है। तो लिख दीजिएगा ए आर एंड टी आर यूनिटलेस क्वांटिटीज, यूनिटलेस क्वांटिटीज। नहीं नहीं, वैसे ही बोल दिया गया उसको, पावर नाम दे दिया उसको, लेकिन वैसे कोई पावर वाली यूनिट नहीं है, क्योंकि ये रेशियो दिखा रहा है कि जितनी हीट मिल रही है उसका कितना परसेंट वो एब्जॉर्ब कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये तीन चीजें मैंने लिखा है, ये बहुत काम की चीज है, ए आर और टी। चलो मान लो इसमें से ए की वैल्यू और टी की वैल्यू 0 हो जाए, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? आर की वैल्यू 1, यानी कि 100% हीट जो है ना वो रिफ्लेक्ट बैक हो जा रही है, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 1। इसे ही हम कहते हैं आइडियल और परफेक्ट, परफेक्ट क्या कहेंगे इसे? रिफ्लेक्टर। ना तो ये एब्जॉर्ब कर रहा है, ना तो अपने आर पार जाने दे रहा है, मतलब सारी की सारी हीट को क्या कर रहा है, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्टर। हाँ हाँ, यहां ध्यान दो। नेक्स्ट चीज, अगर आर की वैल्यू और टी की वैल्यू 0 हो जाए, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। जितनी भी हीट इसको मिल रही है सारी की सारी हीट को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। ऐसी बॉडी का एक खास नाम है, उसे हम कहते हैं ब्लैक बॉडी, ठीक है। क्योंकि हम काले कलर के कपड़े पहनते हैं तो देखो कितनी ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ऐसे इसका नाम दे दिया गया ब्लैक बॉडी, ठीक है। लिख लीजिएगा इसको भी, परफेक्टली ब्लैक बॉडी। क्या परफेक्टली ब्लैक बॉडी जैसे इसका नाम है, क्या ये हमेशा ब्लैक कलर की दिखती होगी? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, इसका कलर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ब्लैक बॉडी से आप ये समझेंगे जितना भी इसके ऊपर हीट पड़ रहा है ना वो सारा का सारा ये एब्जॉर्ब कर ले रही है, ना रिफ्लेक्ट कर रही है, ना तो अपने से आर पार जाने दे रही है। एक बार ये पूछा है क्वेश्चन, ब्लैक बॉडीज आर ऑलवेज ब्लैक इन कलर? नहीं, ब्लैक हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। उसके बाद अगर ए की वैल्यू आर की वैल्यू 0 हो और टी की वैल्यू 1 हो, तो इसे क्या कहेंगे? परफेक्ट ट्रांसमीटर। बॉडी इज कॉल्ड परफेक्ट। इसके और इसके बारे में नहीं पूछेगा, पहले और तीसरे के बारे में, जो बीच वाला ना ब्लैक बॉडी उसी की डेफिनेशन पूछता है। द बॉडीज हु एब्जॉर्ब all the energy incidents on them are known as black body. Their reflectivity and transmittance power is 0। इतना आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे? परफेक्ट ट्रांसमीटर, परफेक्ट ट्रांसमीटर। इसके बाद लिखिएगा किरचॉफ्स लॉ। बस इसका आपको ना लॉ याद रखना है और कुछ नहीं, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ। ओ हाँ, किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ भैया का लॉ क्या है, ठीक है। तो इसको लिखिएगा, एट अ गिवन टेम्परेचर फॉर ऑल बॉडीज, at a given temperature for all bodies, the ratio of their बोर्ड पे लिखा हुआ है स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग ई लैम्डा, लैम्डा वेवलेंथ के लिए, ब्रैकेट क्लोज, टू स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर, टू स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर, एब्जॉर्प्टिव पावर, ब्रैकेट में लिखेंगे ए लैम्डा, ए लैम्डा इज कांस्टेंट,
इनका रेशियो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट। ई लैम्डा अपॉन ए लैम्डा का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, इज ऑलवेज कांस्टेंट, एंड दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू, दिस कांस्टेंट इज इक्वल टू स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, बोर्ड पे सबसे ऊपर लिखा है, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी। परफेक्ट ब्लैक बॉडी, ये होता है हमेशा कांस्टेंट। मैं समझा रहा हूं अब इसको, कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं ई लैम्डा इज प्रोपोर्शनल टू ए लैम्डा। सामने वाली चीज कांस्टेंट है, ये उस तरफ चली जाएगी, कांस्टेंट हटा दोगे प्रोपोर्शन की कांस्टेंट, तो क्या आ जाएगा, वहां पे प्रोपोर्शनल का साइन आ जाएगा। इसके नीचे एक स्टार पॉइंट लिखेंगे, मेन चीज वो है स्टार पॉइंट। अच्छा एक बात बताओ, ज्यादा मेहनत कौन कर सकता है, जो ज्यादा खाता होगा या जो बिल्कुल ही कम खाता होगा? आप काम करोगे, आपको एक रोटी दूंगा, बोलूंगा दिन भर बस ईंटें ढोना है, ढो पाओगे? नहीं भाई, आइडियल एमिटर ही आइडियल एब्जॉर्बर होता है, या आइडियल भाई जो एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा वो एमिट कहां से करेगा? ये क्वांटिटी बताती है कि वो कितना अच्छा एब्जॉर्बर है, और देखो ये क्वांटिटी बताती है कि वो कितना अच्छा एमिटर है, मतलब अपने में से कितने अच्छे से रेडिएट कर पा रहा है हीट को। भाई जो जम के हीट को एब्जॉर्ब कर पाता है ना, वही जम के हीट को रेडिएट भी कर पाता है, ताकि सराउंडिंग के साथ में कांस्टेंट टेम्परेचर को मेंटेन करके रख सके। ठीक है, तो इसके नीचे एक स्टार पॉइंट बना के लिखना, हो सकता है कहीं आप इससे टकरा जाओ। आइडियल एमिटर्स, सॉरी आइडियल एब्जॉर्बर्स, आइडियल एब्जॉर्बर्स आर आइडियल एमिटर्स। जो जितना खाएगा वो उतनी मेहनत करेगा। ठीक है, आइडियल एब्जॉर्बर्स आर आइडियल एमिटर। जितनी ज्यादा एब्जॉर्प्शन वाली पावर होगी उतनी ज्यादा एमिशन वाली पावर भी होगी, क्योंकि एब्जॉर्ब करते करते उनका टेम्परेचर बढ़ने लगेगा, तो वो नहीं चाहते सराउंडिंग के कंपैरिजन का टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाए, तो वो क्या करने लगते हैं, हीट को रेडिएट करने लगते हैं। ठीक है, जैसे आपकी ब्लैक कलर की शर्ट है जिसको आप पहने हुए हैं, उसको तो कंटिन्यूअसली क्या मिल रही है, हीट मिल रही है, और सारी हीट को क्या कर रही है, एब्जॉर्ब कर रही है, इसलिए वो अंदर रेडिएट करती है, इसलिए हमें गर्मी लगती है। व्हाइट कलर की शर्ट, उसने तो ढंग से एब्जॉर्ब ही नहीं किया, तो हीट देने के लिए है ही नहीं उसके पास हमारी बॉडी को, तो ढंग से रेडिएट भी नहीं कर पाती। ठीक है, ठीक ठीक है, चलिए लिखिए नेक्स्ट। व्हील्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, इसके बारे में मैं पूरी थ्योरी बताऊंगा, लेकिन आपको वो पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ इसका जो लॉ है वो लिखना है। देखो होता क्या है, अच्छा आपने कभी नोटिस किया है कि एक आयरन का पीस है, इसको आप धीरे धीरे गर्म करना शुरू करते हैं तो इसका कलर भी चेंज हो जाता है। सबसे पहले इसका कलर क्या होता है, रेड, उसके बाद और हीट करोगे तो ये हो जाता है ऑरेंज, उसके बाद और हीट करोगे तो ये क्या बन जाता है, सबसे लास्ट में व्हाइट। व्हाइट, ये तीन कलर एकदम डिस्टिंक्टली दिखते हैं। तो ये फेनोमेना हमें समझ में नहीं आता कि ये कलर क्यों चेंज कर रहा है, पहले हो रहा है रेड, उसके बाद ऑरेंज, और उसके बाद लास्ट में ये व्हाइट हो जा रहा है। तो इसको समझने के लिए ना व्हील्स डिस्प्लेसमेंट लॉ ये हमारे काम आता है। हाँ ये सन में भी होता है, लेकिन सन में दूसरी वजह से होता है, जिस वजह से आपको रेनबो दिखता है ना, उस वजह से। देखना सन हमें रेड कलर का दिखाई देता है इवनिंग्स में, तो वो रेड कलर का क्यों दिखता है, आपने वो प्रिज्म देखा है जो कि सातों कलर को अलग कर देता है, तो शाम के टाइम ना वही होता है, सन इतना नीचे होता है कि उसकी जो रेड कलर की लाइट है ना, जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, बस वही एनवायरनमेंट से टकरा के हम तक आती है, बाकी सब चली जाती है। वो तो अलग फिनोमेना है, लेकिन सन डेली तो रेड जाइंट नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है ना। और यही सन जो है ना, आप उस पे जाके देखोगे मंगल पे, जो सनसेट्स होते हैं वो ब्लू कलर के होते हैं, जैसे हमको यहाँ रेड दिख रहा है वहां पे ब्लू दिख रहा है, तो कौन से कलर की लाइट एनवायरनमेंट में घुस पा रही है उस हिसाब से डिपेंड करता है।
जैसे कि देखो ये व्हाइट कलर की ट्यूबलाइट है, अगर मैं रेड कलर की पन्नी लगा दूं तो यहाँ पे कैसा हो जाएगा, सब रेड रेड हो जाएगा। तो कौन से कलर की लाइट पेनिट्रेट कर पा रही है एटमॉस्फेयर को, उस पर डिपेंड करता है। फिलहाल तो इस फिनोमेना को हम लोग समझते हैं, लेकिन आप लोग सिर्फ क्या करेंगे, आखिरी में एक लाइन में इसका लॉ लिख लेंगे, खत्म। पर ये है क्या, हम लोग उसको देख रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसमें से क्या हर बॉडी रेडिएट करती है जिसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर है? बिल्कुल। क्या ये बॉडी भी रेडिएट कर रही होगी? हाँ, ये बॉडी भी रेडिएट कर रही होगी। मैंने क्या किया, एक बहुत छोटी सी स्क्रीन ली, इसमें एक छोटा सा होल है, समझ जाओ एक पेपर है, उस पर एक छोटा सा होल है, इसके दूसरी तरफ मेरे पास एक डिवाइस है। ये कैमरे टाइप की जो डिवाइस दिख रही है ना, ये दो काम करती है। सबसे पहला काम ये करती है, ये बताती है कि जो सामने से लाइट आ रही है उसका वेवलेंथ क्या है। आप लोग वेवलेंथ समझते हैं? अलग अलग वेवलेंथ के कारण ही हमको अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं, और कुछ ऐसी वेवलेंथ हैं जो हमें दिखाई भी नहीं देती हैं, जैसे एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स, ये भी तो वेव्स है, रेडियो वेव्स। हमें सिर्फ क्या दिखाई देता है, विजिबल रेडिएशन। हमारी जो आंखें हैं ना, वो डिजाइंड है, बहुत कम एक बैंड है वेवलेंथ का वो देखने के लिए, तो हम उसी वेवलेंथ की चीजों को देख पाते हैं। हमारे ये जो सेंसर्स है ना, बस वो पर्टिकुलर वेवलेंथ को देख पाते हैं, इसलिए हमें बाकी की वेव्स नहीं दिखती। यहाँ पे देखो मोबाइल से भी, टावर से भी सिग्नल आ रहे हैं, वेव्स आ रही हैं, बट हमें नहीं दिख पाती वो। तो यहाँ पे एक डिवाइस है जो कि बताती है वेवलेंथ कितना है सामने से आने वाली लाइट का, और दूसरी चीज ये बताती है कि उसकी एनर्जी कितनी है, एनर्जी कितनी है। ठीक है, तो देखो ये वेवलेंथ भी बता रही है और हमको ये एनर्जी भी बता रही है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस एक्सपेरिमेंट को जैसे ही करते हैं, धीरे धीरे उसका कलर चेंज होना शुरू होता है। सबसे पहले क्या होता है, वो रेड कलर का हो जाता है, और रेड कलर पे हमको सबसे ज्यादा एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है। एक्चुअली जिसपे सबसे ज्यादा एनर्जी वो रेडिएट करते हैं ना, वही कलर हमको दिखाई देता है। थोड़ी देर के बाद जैसे ही हमने उसका टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, वो एनर्जी ज्यादा एमिट करने लगता है, और इस वजह से उसका वेवलेंथ भी चेंज हो जाता है। ज्यादा एनर्जी को एमिट करने के कारण उसका वेवलेंथ चेंज हो जाता है। उसके बाद और उसका हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, थोड़ी देर के बाद क्या होता है, वो ज्यादा एनर्जी, ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है कि उसका वेवलेंथ भी चेंज हो जाता है। ये मशीन हमको वेवलेंथ भी बता रही है और एनर्जी भी बता रही है। यार वेवलेंथ भी बढ़ गया, मतलब चेंज हो गया, और एनर्जी भी इसमें क्या हो गई, बढ़ गई। तो उन्होंने ना एक ग्राफ बनाया, उन्होंने एक ग्राफ बनाया। ये जो ग्राफ था, इस ग्राफ में उन्होंने ये दिखाया कि ये एनर्जी किस तरीके से हमको दिखाई देती है। सबसे पहला उनको जो ग्राफ मिला वो कुछ इस तरीके का ग्राफ। इसमें जो मैक्सिमम एनर्जी मिलती है हमको, वो किस लेमडा पे मिलती है, इस वाले लेमडा के ऊपर मिलती है। ये यहाँ पे ये अलग अलग टेम्परेचर्स है और ये अलग अलग एनर्जी है। तो देखो मैक्सिमम एनर्जी हमको मिली इस वाले पे, ये लेमडा 1 पे हमको मैक्सिमम एनर्जी मिली। यही कलर हमको दिखाई देता है। थोड़ी देर के बाद उन्होंने जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाया, तो पता है वेवलेंथ क्या हो गया, कम हो गया। अब छोटे वेवलेंथ पे ही हमको मैक्सिमम एनर्जी मिलने लगी। वो जो डिवाइस थी ना, आप उसको पूरा मूव करते हैं, उससे आपको पता चलता है कि कब उसमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है। तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर हमको क्या होता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलती है। तो उन्होंने देखा कि अब हमको ना कम वेवलेंथ के ऊपर ही ज्यादा एनर्जी मिल रही है। वो जो वेवलेंथ था वो कौन सा वेवलेंथ था, लेमडा 2। उसके बाद इन्होंने और ज्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ाया, नीचे वाला टी था, T1 था, ये T2 था। उन्होंने अगला टेम्परेचर और बढ़ाया, तो उन्होंने देखा कि अभी जो मैक्सिमम एनर्जी मिल रही है ना, वो तो और कम वेवलेंथ के ऊपर मिल रही है हमको, और भी कम वेवलेंथ के ऊपर। तो उन्होंने देखा कि यार टेम्परेचर और वेवलेंथ के बीच में ना कुछ तो रिलेशन है। टेम्परेचर और वेवलेंथ के बीच में कुछ तो रिलेशन है। टेम्परेचर में जैसे जैसे बढ़ा रहा हूं ना, वैसे वैसे वेवलेंथ पीछे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। मैक्सिमम एनर्जी पहले हमको मिल रही थी कहां पे, इस वाले वेवलेंथ पे, लेकिन अब मैक्सिमम एनर्जी कहां मिल रही है, इस वाले वेवलेंथ के ऊपर। तो ये जो कर्व है टुवर्ड्स द लेफ्ट शिफ्ट होता है, यानी कि डिस्प्लेस हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। क्योंकि ये जो ग्राफ है ना, ये टुवर्ड्स लेफ्ट डिस्प्लेस होता चला जाता है। ये तो हो गई थ्योरी वाली बात। इतना कुछ हमें याद नहीं रखना है, जो उन्होंने बताया इसका ऑब्जर्वेशन, वो हम लोगों को यहाँ पे नोट करना है। लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू वीन्स लॉ, कितना इजी है पता है, इंटू टी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, बस यही है। मैक्सिमम वेवलेंथ
मतलब वो वेवलेंथ जिसके ऊपर हमको मैक्सिमम एनर्जी मिल रही है मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू वीन्स लॉ द प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ, according to Wien's law, the product of wavelength corresponding to maximum intensity, corresponding to maximum intensity, maximum intensity, maximum intensity of radiation, of radiation and temperature of body, and temperature of body, ब्रैकेट में लिखिएगा इन केल्विन, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना है, इन केल्विन इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट। नेक्स्ट टाइम लिखना दैट इज lambda m into t is equals to constant, lambda m into t is equals to constant, और ये कांस्टेंट को लिख लेना इक्वल टू b करके, b इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है, इस कांस्टेंट की वैल्यू 2.89 into 10 to the power -3, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वेवलेंथ, उसकी यूनिट क्या होती है वेवलेंथ की, मीटर, टेम्परेचर की केल्विन, तो इसकी यूनिट हो जाती है मीटर केल्विन। ये कांस्टेंट हमको याद रखना है। और इस बी को कहते हैं वीन्स कांस्टेंट, वीन्स कांस्टेंट, वीन्स लॉ है ना, वीन्स कांस्टेंट। तो अब देखो इसका हम क्या काम करें, सर इससे हमें क्या पता चल रहा है, तो इससे मैंने ये काम किया, ये जो सन था ना, सन, सन का टेम्परेचर मुझे मेजर करना था। अब मैं सन के ऊपर जाके तो ये टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकता, तो मैंने क्या किया, सन से जो भी लाइट्स आ रही हैं सबसे पहले सामने एक स्क्रीन रखा, उसके बाद ये पीछे हमारी ये वाली डिवाइस लगाया। इस डिवाइस ने मुझको ये बताया कि यार इसमें मैंने अलग अलग वेवलेंथ में चेक किया है, जब वेवलेंथ 4973 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर होता है ना, तब यार हमको मैक्सिमम एनर्जी मिल रही है, तब हमको मैक्सिमम एनर्जी मिल रही है। इस केस में हमको मैक्सिमम एनर्जी मिल रही, मैक्सिमम एनर्जी मिल रही, ये वाले वेवलेंथ के ऊपर हमको मैक्सिमम एनर्जी मिल रही है। तो मैंने वीन्स का लॉ लगाया, वीन्स का लॉ क्या था, मैक्सिमम एनर्जी वाला वेवलेंथ मल्टीप्लाइड बाय टी इज इक्वल्स टू 2.89 इंटू 10 टू द पावर -3। जैसे ये वाला मैंने फॉर्मूला लगाया, देखो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला मुझको वेवलेंथ पता है, उस डिवाइस ने दे दिया, तो मुझे यहां से सन का टेम्परेचर पता चल गया, मुझे यहां से सन का टेम्परेचर पता चल गया। तो आप लोग भी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे सन का टेम्परेचर कितना है, ठीक है, सन का टेम्परेचर किस में आएगा, केल्विन में, ठीक है। चलिए लिखिएगा नेक्स्ट लाइन इसमें, एज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इंक्रीजेस, as the temperature of a body increases, the wavelength corresponding to, the wavelength corresponding to maximum energy, maximum energy shift towards left, maximum energy shift towards left, shift towards left। तो देखो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते चले जा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, तो मैक्सिमम एनर्जी वाला वेवलेंथ पीछे की तरफ जा रहा है, ये डिक्रीज होता चला जाता है। तो ये कर्व थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ कहते हैं। लिख लीजिएगा फुल स्टॉप करके, देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। शायद ये पूछ ले कि इसे वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ क्यों कहते हैं, तो आप बताएंगे कि जब एनर्जी और वेवलेंथ के बीच में हमने ग्राफ बनाया, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा था ना, तो वैसे वैसे हमको कम वेवलेंथ पे मैक्सिमम एनर्जी मिल रही थी, यानी कि ये जो ग्राफ है, जो कर्व है, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट लॉ भी कहते हैं।
चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा। तो इसका काम क्या है, हमें ये डिवाइस ना हमेशा वो वाला वेवलेंथ दे देगी जिसपे मैक्सिमम इंटेंसिटी मिल रही है, और हम क्या करेंगे, कांस्टेंट तो हमको पता ही है, तो किसी भी बॉडी का आप टेम्परेचर निकाल सकते हैं। ठीक है, जो आप लोग देखे हैं जो मॉल वॉल में जाते हैं, आपके सामने ऐसे करता है वो गन टाइप से, वो भी इसी तरीके से टेम्परेचर को मेजर करता है। आपने वो देखा होगा थर्मल कैमराज, कभी देखा है कि कलरफुल दिखाता है, वो भी ऐसी इसी प्रिंसिपल पे वो वर्क करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखिएगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। नेक्स्ट है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो देखिए, अगर आपने एक कप में चाय लेके रखी हुई है, ये कप है, इसमें चाय रखी हुई है, पूरी फिल्ड है, लेकिन आपको जल्दी जल्दी पीना है, इसको कहीं जाना है, तो आप कैसे इसको जल्दी पी सकते हैं? फूक फूक के तो पी सकते हैं हम लोग। और एक तरीका, हाँ, जो सॉसर आती है उसके साथ में, आप, और सोचो सॉसर नहीं, आपने थाली में उड़ेल दी तो और जल्दी ठंडी हो जाएगी। उसका सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा ना, वो उतना जल्दी ठंडी होगी। मानते कि नहीं इस बात को? या डोसा बनाने वाले को देखना, गरम गरम तवा होता है, अगर उसके ऊपर वो पूरा एक चम्मच उठा के ऐसी रख दे तो 5 मिनट लग जाएगा उसको पूरा पकने में, लेकिन जैसे ही वो उसको फ्लैट करता है एकदम तुरंत वो पक जाता है वहां पे। तो सरफेस एरिया बढ़ा देने से क्या होता है कि कूलिंग या हीटिंग जल्दी हो जाती है। हम यहाँ पे कूलिंग के बारे में देखने वाले हैं। तो सरफेस एरिया को कम ज्यादा करके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कूलिंग का रेट कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है, ये मटेरियल और सराउंडिंग के साथ साथ मटेरियल की ज्योमेट्री पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, लिखिएगा, पहले कुछ लिख लीजिए इसके बारे में। ये भी बहुत डिटेल में है, लेकिन हमको इसका जिससे न्यूमेरिकल बन जाए वो वाला हमको देखना है पोर्शन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ अ हॉट बॉडी, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द रेट ऑफ कूलिंग, इसके नीचे अंडरलाइन कर लेना, रेट ऑफ कूलिंग, the rate of cooling of a hot body is directly proportional, is directly proportional to difference between, difference between average temperature of body, average temperature of body and surrounding temperature, surrounding temperature। देखो ये मैंने अगर Q लिखा तो ये क्या है, हीट, कितनी हीट ट्रांसफर हुई ये आपको पता है। लेकिन अगर मैंने Q बाई T लिख दिया तो ये क्या होता है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। जैसे कि आप चाहते हैं कि नहाने के लिए पानी गर्म हो जाए, अब मैं उसको एक मोमबत्ती के ऊपर रख दूं तो देखो हीट तो ट्रांसफर हो रही है, वो गर्म भी हो जाएगा, लेकिन आपको सुबह नहाना था शाम हो जाएगी। तो सिर्फ हीट ट्रांसफर मैटर नहीं करता, क्या मैटर करता है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, कितनी जल्दी से हीट ट्रांसफर हो रही है। आपको अगर खाना खाना है, मम्मी ने गरम गरम पूड़ी ला के दे दी, अगर वो पूड़ी जल्दी ठंडी नहीं हुई, भाई आधा घंटा रखोगे तो उसमें से तो हीट निकल ही जाएगी, लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं ना, आप चाहते हो जल्दी ठंडी हो, तो क्या करोगे, बाजू में पानी रखा हुआ है बाल्टी में, उसको डुबा के निकाल लोगे, तुरंत ठंडी हो जाएगी। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर मैटर्स। ठीक है, लिक्विड्स के केस में सबसे ज्यादा यही मैटर करता है। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो मैंने लिखवाया उसमें ये लिखा है ना, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस बिटवीन एवरेज टेम्परेचर एंड सराउंडिंग टेम्परेचर। तो देखो यहाँ पे वो पूरी रखी हुई है जिसका इनिशियल टेम्परेचर था T1, और ये वो टेम्परेचर जिस पे आप पूरी खा सकते हो T2। क्या उसको पूरा ही ठंडा होने देते हो क्या? नहीं ना। सराउंडिंग का टेम्परेचर है कितना, T0, और ये T सेकेंड में T1 से T2 टेम्परेचर पे पहुंच गई। तो देखो टी सेकेंड्स में, टी सेकेंड्स, इन टी सेकेंड्स T1 माइनस T2, आपको इतना टेम्परेचर ड्रॉप मिला। भाई टी सेकेंड में आपको टेम्परेचर ड्रॉप कितना मिला, T1 माइनस T2।
10 सेकंड में इसका टेम्परेचर 50 डिग्री गिर गया, तो 1 सेकंड में कितना गिरा? अगर मैं बोलूं 10 सेकंड्स में इसका टेम्परेचर 50 डिग्री ड्रॉप हो गया, तो 1 सेकंड में कितना ड्रॉप हुआ होगा? 5 डिग्री। आपने कैसे निकाला? टाइम से डिवाइड करके। तो मैं दोनों साइड टी से डिवाइड कर देता हूं, तो मुझे मिलेगा इन 1 सेकेंड। इस साइड टी से डिवाइड किया तो 1 आएगा। इन 1 सेकेंड T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई टी, ये मिल जाएगा हमको। और यही क्या है? ये तो टेम्परेचर ड्रॉप है, और ये टेम्परेचर ड्रॉप होने की रेट है। जैसे ही नीचे टाइम आया तो वो क्या बन जाता है? रेट। तो ये कूलिंग है, और ये क्या है? रेट ऑफ कूलिंग है। सोचो अगर बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, नीचे 1 घंटा लग गया, तो ये बहुत छोटी वैल्यू आएगी, डिनोमिनेटर बहुत बड़ा है, मतलब रेट ऑफ कूलिंग बहुत स्लो है। लेकिन अगर ये टाइम जो है बहुत कम आया, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी अपने आप? बहुत ज्यादा। तो रेट ऑफ कूलिंग बहुत ज्यादा है। टाइम कम लगा मतलब रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा है, बहुत स्पीड से कूल हो रहा है। तो इसको लिख लो आप लोग, चाहो तो डायग्राम भी बना लो। यहाँ पे T1 इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ बॉडी। T2 जो है वो है फाइनल टेम्परेचर ऑफ बॉडी। और टी नॉट ये क्या चीज है? सराउंडिंग का टेम्परेचर है, सराउंडिंग का। सोचो आपकी चाय जो है कप में रखे रखे 5 मिनट में ठंडी हो जाती है ना। लेकिन सोचो अगर आप अंटार्कटिका में चले गए और वहां पे आपने चाय रखी, तो क्या उसे ठंडा होने में 5 मिनट लगेगा? नहीं, वो तो निकाले आपने और जम गई। ऐसी होता है वहां -50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। तो भाई सराउंडिंग के ऊपर भी डिपेंड करेगा, सराउंडिंग को भी इज्जत देना है। तो हमने टी नॉट लिख दिया उसका टेम्परेचर। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ये कहता है कि रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस बिटवीन एवरेज टेम्परेचर ऑफ बॉडी। एवरेज कैसे निकालते हैं? T1 प्लस T2 बाई 2। रेट ऑफ कूलिंग इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस बिटवीन एवरेज टेम्परेचर एंड सराउंडिंग टेम्परेचर। देख के आप लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग स्टेट्स दैट rate of cooling is proportional to difference between average temperature and surrounding temperature। इतना क्लियर है? इसके ऊपर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे अभी, ठीक है? उसके बाद लिख दीजिएगा इसमें, और T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T इज इक्वल्स टू, कोई सा एक कांस्टेंट लगा दो यहाँ पे, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। T1 प्लस T2 डिवाइड बाई 2, इसी की हेल्प से हमारे न्यूमेरिकल्स बनेंगे। जहां पे K क्या है? कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट की वैल्यू जो होगी ना हमेशा चेंज होती रहेगी, डिपेंड करेगा कैसी बॉडी है, बॉडी का शेप कैसा है। लिखिएगा क्वेश्चन, ये आपकी एनसीईआरटी का अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है ये। अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री सेंटीग्रेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अ बॉडी cools from 80 degree centigrade to 50 degree centigrade in 5 minutes. In 5 minutes, full stop. Calculate the time it takes. Calculate the time it takes to cool from 60 degree centigrade to 30 degree centigrade. 60 degree centigrade to 30 degree centigrade. Full stop. The temperature of surrounding is 20 degree centigrade. The temperature of surrounding is 20 degree centigrade. चलो बनाओ फटाफट।
टाइम को हमेशा सेकंड में रख के बनाना, क्योंकि डेसिमल वगैरह में आंसर आता है ना, फिर दिक्कत होती है। नहीं भी रखोगे तो आ जाएगा आंसर, बट मिनट में आएगा। जो ऊपर वाली प्रोसेस है उसके लिए रेट ऑफ कूलिंग क्या हो जाएगी, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई टाइम। तो T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 60 कर लेना, सेकेंड्स में कन्वर्ट करने, इज इक्वल्स टू के, कांस्टेंट तो दिया नहीं है बट फॉर्मूले में तो के है ना, तो के, फिर ब्रैकेट के अंदर T1 प्लस T2 डिवाइड बाई 2 माइनस टी, सब तो दिया है। तो हम ये ऊपर वाली इक्वेशन लिख क्यों रहे हैं, नीचे वाली क्यों नहीं लिख लेते, नीचे वाले के लिए टी निकालना है ना। क्योंकि नीचे वाले के लिए सेम इक्वेशन लिखोगे ना, उसमें टाइम तो निकालना ही है, लेकिन के भी तो एक अननोन है, दो दो अननोन हो जाएंगे, इसलिए ऊपर वाला आपको दिया है इक्वेशन। हाँ लिखो लिखो, दूसरी इक्वेशन भी इसके नीचे लिखो, दोनों के लिए इक्वेशन ऊपर नीचे लिखो, आपको सब समझ में आ जाएगा। देखो मैं ऊपर वाले के लिए इक्वेशन लिखता हूं, 80 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 5, इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 60 से ये कर दिया, इज इक्वल्स टू के ब्रैकेट में 80 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 20। अच्छा एक बात बताओ, पहले एक मिनट पेपर पेन पे ध्यान मत दो, ऊपर वाला आपने देख लिया, नीचे वाला देखा, क्या लगता है इसमें टाइम इससे ज्यादा लगेगा या इससे कम लगेगा, सेम आंसर नहीं है, या तो कम लगेगा या तो ज्यादा लगेगा। क्या लग रहा है, कम लग रहा है, कोई ऐसा तो नहीं जिसको ज्यादा लग रहा है, पता नहीं मुझे क्यों ज्यादा वाली फीलिंग आ रही है। चलो देखते हैं, तो हमने ऊपर वाले के लिए इक्वेशन लिख ली, अब नीचे वाले के लिए इक्वेशन लिखता हूं, नीचे वाले के लिए इक्वेशन लिखता हूं 60 माइनस 30 डिवाइडेड बाई टी, बस यहाँ पे टी लिख दूंगा, ये भी सेकेंड्स में है तो ये भी अपने आप सेकंड में बन गया। अगर इसमें मल्टीप्लाइड बाई 60 लिखोगे तो ये मिनट में कहलाएगा, इज इक्वल्स टू के 60 प्लस 30 डिवाइड बाई 2 माइनस 20। क्या लगता है कैसे निकालेंगे स्मॉल टी को, बताओ, कि ये तो है नहीं हमारे पास। हाँ बताओ बताओ कैसे। हाँ हाँ हाँ, उसको यहाँ पे पुट कर देंगे और हमारा स्मॉल टी आ जाएगा। कोई और तरीका, अगर मैं दोनों साइड रेशियो ले लूं तो के से के कट जाएगा और मजा आ जाएगा, दोनों तरीके से आंसर आएगा। आप चाहे रेशियो ले लो, चाहे पहले के की वैल्यू निकालो और बाद में यहाँ पे पुट करके टी की वैल्यू निकालो, ठीक है। चलो निकालो, के की वैल्यू निकालो आप लोग, और जिन बच्चों को रेशियो लेना है वो रेशियो लो, दोनों से आंसर आएगा। आप लोग क्या कर रहे हो, के का वैल्यू निकाल रहे हो क्या, तो मैं रेशियो ले लेता हूं, आंसर्स भी मैच हो जाएंगे। तो मैंने दोनों साइड का रेशियो ले लिया, दिस डिवाइड बाय दिस, तो हमारा तो के से के कट गया, काम खत्म। आप लोग अभी के ही कैलकुलेट कर रहे हो, हमने के को ही हटा दिया। अब मैं नेक्स्ट पेज में लिखूंगा इसको, 80 माइनस 50 हो जाएगा 30, ऊपर में 30 नीचे 5 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 30 डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 65 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 45 माइनस 20, 60 डिवाइड बाई, हाँ इसको और मैं क्या लिख सकता हूँ, 30 से 30 तो पहले ही कट जाएगा, टी ऊपर चला जाएगा, तो टी अपॉन
300 इज इक्वल्स टू, ऊपर में क्या बचेगा 45 डिवाइडेड बाई 25। 25 से 100 4 बार जाता है, तो 300 कितनी बार जाएगा, 12 बार। तो t इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 45 इंटू 12। तो t इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 45 इंटू 10 होता तो आता ये 450। 2 बार और है तो 90 और जोड़ देता हूं, तो क्या बन जाएगा ये 540 सेकेंड्स। यानी कि t डिवाइड बाई 60 करूंगा तो क्या आ जाएगा, 9 मिनट्स। कहां गए वो लोग जो बोल रहे थे कम टाइम लगेगा, टाइम ज्यादा लगेगा। हाँ, जो चीज बहुत गर्म होती है ना वो बहुत जल्दी जल्दी ठंडा होती है, और जो चीज अब एटमॉस्फेयर के पास पास पहुंच गई है ना तो फिर वो धीरे धीरे कूलिंग रेट कम हो जाता है। आपको पता होगा, आप जब चाय बना रहे होते हैं तो करीब करीब 95 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर होता है, और जैसे ही आप कप में निकालते हैं पता है वो पोर करते करते इतनी हीट लूज करती है, 75 डिग्री पे पहुंच जाती है। सोचो, सिर्फ पोर करने में। उसके बाद उसका टेम्परेचर जल्दी जल्दी ड्रॉप होता है, लेकिन जैसे जैसे ड्रॉप हो रहा है अब उसका कूलिंग का रेट भी कम होने लगता है। इस वजह से पता है ये एकदम एक्यूरेट आंसर नहीं देता ये मेथड, क्योंकि रेट ऑफ कूलिंग अलग अलग हो रहा है ना। तो ये तभी फायदेमंद है जब ना टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम हो, मैक्स टू मैक्स 30 डिग्री, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप लोगों ने के की वैल्यू निकाली। चलो घर जाके निकालना फिर उसको। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। आप लोगों ने स्टील टेप वाला क्वेश्चन को बनाया, एनसीईआरटी का मैंने टेप वाला क्वेश्चन बनाने के लिए बोला था, ट्राई किया था। उस क्वेश्चन में क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूं, उसके बाद आप लोग उसको घर जाके सॉल्व करेंगे, खुद से कोशिश करेंगे तब ज्यादा अच्छा है। देखो उसमें क्या बोल रहा है, उस क्वेश्चन में एक स्टील का टेप है, उसको बनाया गया है, और वो जो स्टील का टेप है ना वो 1 मीटर लॉन्ग है। इस टेप को कब बनाया गया है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनाया गया है। भाई स्टील का टेप है, इसको 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनाया गया है, लेकिन जब इसको यूज किया जा रहा है, जब इसको यूज कर रहे हैं तब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है 45 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बताओ क्या होगा इस टेप के साथ में। स्टील का टेप है, अब हायर टेम्परेचर पे है, गर्म तो होगा ही, पिघल जाएगा 45 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी। हमने देखा था ना जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, भाई मैंने बताया था जो रेलवे ट्रैक्स होते हैं उनका टेम्परेचर बढ़ता है, उनकी लेंथ बढ़ जाती है। तो जो हमारा स्टील का टेप था 1 मीटर का, 1 मीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 सेंटीमीटर। इस टेप की लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी यार। इसकी नई वाली लेंथ, अभी पुरानी लेंथ को हम किससे डिनोट करते थे, L0, और इसकी जो बाद में बढ़ी हुई लेंथ आएगी उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, L से। फॉर्मूला सब भूल गए ना, L इज इक्वल्स टू बताओ, डेल्टा टी। तो देखो नई वाली लेंथ आप लोग निकाल सकते हो, पुरानी लेंथ थी 100 सेंटीमीटर, 1 प्लस इसका अल्फा कुछ ना कुछ दिया है, और डेल्टा टी तो आपको पता ही है 27 डिग्री से 45 डिग्री हो गया, मतलब 18 डिग्री का चेंज है। आपको नई वाली लेंथ मिल जाएगी, इसकी इसकी आपको नई वाली लेंथ मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर नई वाली लेंथ आ गई 100.005 सेंटीमीटर, नई वाली लेंथ कितनी आ गई, 100.005 सेंटीमीटर। मुझे आंसर पता नहीं इसलिए मैं एक रफ वैल्यू बता रहा हूं। अब ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसको 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने एक रॉड मेजर करने के लिए कहा, तो इस रॉड की इसने लेंथ हमको कितनी बताई, 63 मीटर। इसकी लेंथ हमको इसने बताई 63 सेंटीमीटर। इसकी खुद की लेंथ बढ़ गई है, तो क्या ये सही रीडिंग दिया होगा, इसकी तो खुद की लेंथ बढ़ गई है,
आपने एक टेप खरीद के लाया या स्केल खरीद के लाई, स्केल को मैंने ऐसे खींच दिया, अब वो 15 सेंटीमीटर का स्केल 25 सेंटीमीटर का बन गया है। अब जिस भी चीज को आप मेजर करोगे तो क्या वो सही रीडिंग देगा? नहीं, अब वो सही रीडिंग नहीं देगा। अब उसने 63 सेंटीमीटर बोला है, तो ये 63 सेंटीमीटर तो नहीं है यार, ये 63 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि आपने 15 सेंटीमीटर को खींच के 25 बना दिया है, लेकिन उसमें मार्किंग तो वही है ना, 1 2 3 4 से लेके 15, तो 25 सेंटीमीटर की चीज को ये 15 का दिखाएगा, क्योंकि खुद की लेंथ इसकी कितनी हो गई? 25। देखो ये 15 सेंटीमीटर का स्केल है, तो इसमें कितने डिवीजन होंगे? 15। मैंने खींच के इसको इतना लंबा कर दिया, क्या नंबर ऑफ डिवीजन बढ़ जाएंगे क्या? वही 15 ही रहेंगे ना। अब मैं किसी भी चीज को मेजर करूंगा तो मुझे पता चलेगा इतनी बड़ी चीज को ये 15 बता रहा है। तो देखो, पहले उसकी लेंथ थी 100 सेंटीमीटर, अब है इतनी, यानी कि पहले 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर के बराबर था, लेकिन अब 1 सेंटीमीटर कितने के बराबर है पता है? कोई बता सकता है? पहले 1 सेंटीमीटर 1 ही सेंटीमीटर के बराबर था। कैसे मैंने निकाला? क्योंकि ये 100 सेंटीमीटर की स्केल है, 100 डिवीजन है, तो हर डिवीजन कितने का हो जाएगा? डिवाइडेड बाई 100, हर डिवीजन 1 सेंटीमीटर का हो गया। लेकिन यार अब स्केल की लेंथ कितनी है? इतनी, और इसमें डिवीजन अभी भी कितने हैं? 100, तो हर डिवीजन कितने का हो गया? दिस डिवाइडेड बाय दिस, इतने सेंटीमीटर का। और स्केल क्या बता रही है? टोटल 63 डिवीजन आ रहे हैं, 63 सेंटीमीटर बताया ना, तो इसको कर दो इसमें मल्टीप्लाई इंटू 63, आपको एग्जैक्ट लेंथ पता चल जाएगी। ये देखो इसके ऊपर टोटल 15 मार्किंग्स हैं, ये इसको कितना बता रहा है? ये करीब करीब 14 सेंटीमीटर दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन देखो मैंने इसको खींच के कर दिया बड़ा, तो इसका 1 सेंटीमीटर किसके बराबर हो गया है? इसका 1 सेंटीमीटर ना एक्चुअल में 2 सेंटीमीटर के बराबर हो गया। तो अभी इसकी लेंथ कितनी बताएगा? 7 सेंटीमीटर दिखाएगा, मतलब कम दिखा रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको वापस से ठीक करना है। तो वापस से ठीक करने, देखो मैंने इसकी ना लेंथ को डबल कर दिया। कितनी कर दिया? 30 कर दिया। और इसमें डिवीजन कितने हैं? अभी भी 15 ही डिवीजन है। और मल्टीप्लाइड बाई ये कितना दिखा रहा है? अब इसको खींचने के बाद 7 दिखा रहा है, इंटू 7। तो देखो ये इससे ये कट जाएगा कितना, आ, ये हो जाएगा 2 और ये आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो ऐसे करके आप करेक्ट आंसर तक के पहुंचेंगे। इसको एक बार बनाना खुद से, इसको बनाओगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। मैंने बता दिया है कैसे बनेगा, आपको घर जाके बनाना है इसको, ठीक है। मैं इसके बाद ना बहुत सारे क्वेश्चंस आपके ग्रुप में डालूंगा, मोस्ट प्रोबेबली आज ही डाल दूं या कल मॉर्निंग में डालूं। वो सारे क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, खुद से बनाने हैं, और जिन क्वेश्चंस पे आप आंसर तक के नहीं पहुंचेंगे वो मुझे बताना है, वो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए अब फिर हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं आज, ठीक है। हाँ, शुरू कर देते हैं, समझ लेते हैं कि क्या पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट चैप्टर की हेडिंग डालिए। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, तो किसी को कुछ याद है थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ते हैं? थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? थर्मल एनर्जी का मोशन, तो पहले भी हमने पढ़ लिया, थर्मल एनर्जी हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ मोशन करती है। अच्छा, आपकी गाड़ी में फ्यूल बर्न होता है, फ्यूल बर्न करने से हमें क्या मिलती है? हाँ, अब सही बोला आपने। थर्मो का मतलब होता है थर्मल एनर्जी, इसमें दो वर्ड छुपे हुए हैं। एक है थर्मो, ये हमको बताता है थर्मल एनर्जी के बारे में, जिसे हम कहते हैं हीट। और यहाँ पे छुपा हुआ है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स का मतलब होता है मोशन, और मोशन जब जब होगा हम कहेंगे क्या क्या हुआ है? वर्क हुआ है।
तो ये बात हम जानते हैं कि हम हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं और वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क एंड वर्क इनटू हीट, इसी की स्टडी को क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। तो जैसे हमारी गाड़ियों का इंजन है, उसमें हम लोग क्या देते हैं? पेट्रोल। उससे क्या होता है? हीट लिबरेट होती है और इस हीट के कारण हमारी गाड़ी मूव करती है। जहां मोशन वहां पे वर्क डन। मोशन दिखा मतलब वर्क डन है। ठीक है, वर्क डन होता ही क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है ना, मूव करी मतलब वर्क हुआ। तो हीट और वर्क का इंटरेक्शन ही क्या होता है? थर्मोडायनेमिक्स होता है। तो ये सारा काम कहाँ होगा? एक पर्टिकुलर स्पेस में करेंगे हम लोग। जैसे आपकी गाड़ी में इंजन होता है, जैसे कि हमारे घर में प्रेशर कुकर होता है। प्रेशर कुकर में देखो, जैसे प्रेशर बढ़ता है वो सीटी को ऊपर उठा देता है। थोड़ा सा वर्क डन हुआ या नहीं हुआ? तो एक कन्फाइंड स्पेस में ही होता है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? सिस्टम कहेंगे। तो सबसे पहले लिख लो थर्मोडायनेमिक्स, इसकी डेफिनेशन। थर्मोडायनेमिक्स, branch of physics which deals with branch of physics which deals with exchange of heat energy, exchange of heat energy between bodies, heat energy between bodies, and conversion of heat energy, conversion of heat energy into mechanical energy। मैं रिपीट कर रहा हूं, branch of physics which deals with exchange of heat energy between bodies and conversion of heat energy into mechanical energy and vice versa, and vice versa। तो मुझे एग्जांपल देंगे हीट एनर्जी वर्क में कन्वर्ट होने का? हीट एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हुई ऐसा कोई एग्जांपल? बिल्कुल सही। जो कोल, पहले स्टीम इंजन थे, उसमें क्या करते थे? कोल हम बर्न करते थे, बदले में इंजन मूव करता था। कोल, कोल, शोले मूवी देखे हो? कुकिंग द फूड, उसमें मोशन कहाँ दिख रहा है हमें? हाँ, हीट बस दिख रही है, वो हीट ट्रांसफर कहलाएगा, थर्मोडायनेमिक्स नहीं। मोशन होना चाहिए। आपकी बाइक, हाँ आपकी बाइक, उसमें देखो हीट एनर्जी के कारण मोशन मिल रहा है, वो भी क्या कहलाएगा? थर्मोडायनेमिक्स कहलाएगा। और उसमें हीट से वर्क में कन्वर्जन हो, वर्क से हीट में कन्वर्जन को कोई एग्जांपल? हम हाथ को रब करते हैं, उसके बाद कभी साइकिल में हवा भरे हो पंप से? हाँ, पंप बिल्कुल गर्म हो जाता है। उसके बाद किसी को थप्पड़ लगाना, उसके गाल पे आप जैसी वर्क करोगे उसका गाल क्या हो जाता है? गर्म प्लस लाल दोनों हो जाता है ना? तो वर्क को भी हम हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ मैं आपको पहले से रिवील कर रहा हूँ कुछ चीजें। ये दोनों ही एनर्जी है, दोनों की यूनिट क्या होती है? इसकी भी यूनिट होती है जूल और इसकी भी यूनिट क्या होती है? जूल। ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है, लेकिन दोनों में से एक अच्छी एनर्जी है और एक बुरी एनर्जी है। अच्छी एनर्जी कौन सी है? वर्क। बुरी एनर्जी कौन सी है? हीट। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम हीट को वर्क में कन्वर्ट करते हैं ना, पूरी की पूरी हीट वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाती। आपने देखा होगा आपकी बाइक में इंजन खुद गर्म हो जाता है, साइलेंसर गर्म हो गया, गरम गरम धुआं निकल रहा है, कितनी सारी हीट एनर्जी ना वेस्ट हो जाती है। लेकिन वर्क के साथ ऐसा नहीं है, वर्क पूरा का पूरा हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इट इज अ गुड फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज अ बैड फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसको सच में ऐसा बोला जाता है, गुड फॉर्म ऑफ एनर्जी, बैड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो हम लोग की कोशिश यही रहेगी कि हम लोग ना हीट से वर्क ऑब्टेन ना करें। इसलिए आजकल हम लोग किस पे जा रहे हैं? सोलर पे जा रहे हैं, है ना? हीट से हम लोग एनर्जी पे नहीं जा रहे हैं क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा लॉसेस है, एफिशिएंसी बहुत कम मिलती है। इलेक्ट्रिक बाइक्स में, इलेक्ट्रिक कार्स में देखना, 1 रुपए के खर्च में आप ज्यादा किलोमीटर चलते हैं। जैसे पेट्रोल कार्स में करीब 7 रुपीज लगता है 1 किलोमीटर चलने का, इलेक्ट्रिक कार्स में 1 रुपीज लगता है, 1 रुपीज पर किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट लिखिएगा इसमें, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, सम इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। नंबर 1 है सिस्टम। नंबर 1 है सिस्टम। आपको एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो देखो जिस भी चीज के ऊपर आप स्टडी कर रहे हो ना, वही आपका सिस्टम हो जाएगा।
अगर मैं इस पेन के ऊपर स्टडी कर रहा हूं तो यही मेरा क्या हो जाएगा, सिस्टम। अगर मैं इस रूम पे स्टडी कर रहा हूं तो ये रूम मेरे लिए क्या हो जाएगा, सिस्टम। अगर मैं रायपुर के ऊपर स्टडी कर रहा हूं तो रायपुर क्या हो जाएगा, अर्थ के ऊपर स्टडी कर रहा हूं तो अर्थ क्या हो जाएगी, सिस्टम। तो जरूरी नहीं कि उसका साइज छोटा हो या बड़ा हो, कुछ भी साइज हो सकता है। अगर एक मैं मॉलिक्यूल के ऊपर, एक एटम के ऊपर स्टडी कर रहा हूं तो वही मेरा सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, लिखिएगा। अ स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ मैटर, a specified portion of matter और स्पेस, मैं या तो किसी मैटर के ऊपर स्टडी कर सकता हूं या किसी खाली स्पेस। यहाँ पे एसी लगाना है हमको, तो हमको देखना पड़ेगा ना इस स्पेस को कूल करने के लिए हमें कितनी हीट निकालना पड़ता है, तो मैं इसकी स्टडी करूंगा, तो यही थर्मोडायनेमिक सिस्टम हो जाएगा। तो हमने लिखा अ स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ मैटर और स्पेस ऑन विच on which thermodynamic study is done, thermodynamic study is done। अच्छा, थर्मोडायनेमिक स्टडी का मतलब क्या होगा, हम ये देखेंगे टेम्परेचर कितना कम ज्यादा हो गया, प्रेशर कितना कम ज्यादा हो गया, वॉल्यूम कितना कम ज्यादा हो गया, यही उसकी स्टडी कहलाती है, इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक सिस्टम। दे आर ऑफ थ्री टाइप्स, दे आर ऑफ थ्री टाइप्स। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग ओपन सिस्टम, उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्लोज सिस्टम, और तीसरा क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। देखो किसी भी सिस्टम में ना दो ही चीजें अंदर या बाहर जा सकती हैं, एक है मास और दूसरा है एनर्जी, मास और एनर्जी। तो ये ओपन सिस्टम है, इसमें नाम से ही पता चल रहा है मास भी अंदर बाहर जा सकता है और एनर्जी भी अंदर बाहर जा सकती है। एक बात हमेशा याद रखना, अगर मास अंदर बाहर जा सकता है तो मास अपने साथ क्या लेके जाता है, एनर्जी। सोचो इसके अंदर मैंने बहुत गरम गरम पानी रखा हुआ है, अगर इसको मैंने आधा खाली कर दिया तो आधी एनर्जी भी चली गई ना, तो मास के साथ तो एनर्जी चली जाती है। तो ओपन सिस्टम नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें मास भी मूव कर सकता है और एनर्जी भी मूव कर सकती है। अगला होता है क्लोज्ड सिस्टम। अब इसका अगर मैंने ढक्कन टाइट बंद कर दिया तो देखो क्या होगा, क्या इसमें से मास बाहर जा सकता है, एनर्जी बस बाहर निकलेगी, इसमें से ये बॉटल बहुत गर्म हो जाएगी और थोड़ी देर के बाद ठंडी हो जाएगी, तो इसमें से मास तो बाहर नहीं निकल सकता लेकिन एनर्जी बाहर निकल सकती है। लेकिन अब एक एग्जांपल देखो, जो मिल्टन के फ्लास्क आते हैं उसको थोड़ी देर के लिए एकदम परफेक्ट इंसुलेटर मानो, तो उसमें से ना तो मास बाहर जाता है, और बॉटल को छू के देखो कितना भी गर्म पानी हो अंदर गर्म नहीं लगता। तो उसके अंदर से फ्लास्क में से ना तो मास बाहर जाता है ना तो एनर्जी बाहर जाती है, आइडियल केस है ये। तो ये क्या हो जाएगा हमारा आइसोलेटेड सिस्टम। तो लिख लीजिएगा नंबर 1 ओपन सिस्टम, इसमें डैश करके लिखना एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर। नंबर 1 है ओपन सिस्टम, एक्सचेंज बोथ एनर्जी एंड मैटर विद द सराउंडिंग, सराउंडिंग के साथ में दोनों चीजें एक्सचेंज करता है। उसके बाद नेक्स्ट लिखिएगा क्लोज सिस्टम। अच्छा इसका एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल क्या लिख सकते हो, टी इन ओपन कप, हाँ ओपन वेसल कुछ भी लिख सकते हो, टी इन ओपन कप। उसके बाद क्लोज सिस्टम, इट एक्सचेंज ओनली एनर्जी, इट एक्सचेंज ओनली एनर्जी विद द सराउंडिंग, विद द सराउंडिंग। इसका एग्जांपल क्या लिख सकते हैं हम लोग, टी, हाँ चलो लिख सकते हैं हम लोग क्या, हाँ टी ना क्लोज्ड बॉटल, कप क्लोज नहीं होते ना जनरली, टी इन क्लोज्ड बॉटल। और आखिरी वाले में क्या लिख लेंगे, टी इन मिल्टन फ्लास्क, हाँ थर्मस फ्लास्क, थर्मो फ्लास्क बोलते हैं उसको। थर्ड लिखिएगा आइसोलेटेड सिस्टम,
It exchanges neither energy nor mass with the surrounding. With the surrounding. इसका एग्जाम्पल लिख लेंगे, हॉट टी इन थर्मोफ्लास्क. हॉट भी लिखना चाहिए हमको. सोचो अगर चाय ठंडी होगी तो वो ओपन एटमॉस्फेयर में रहे तो भी एनर्जी एक्सचेंज नहीं करेगी, तो टी के सामने हॉट लगा देना यार. कल को बच्चा ले आएगा एक, देखो सर मेरी ये कप में चाय रखी है तो कोई एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर रही है, तो हॉट होनी चाहिए. तो हमने पहले ही डेफिनेशन लिखी सिस्टम की. अब दूसरी चीज क्या लिखेंगे, सराउंडिंग. जो हम लोग बार बार बोल रहे हैं सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज, सराउंडिंग. हाँ, तो सिस्टम को छोड़ के बाकी जो भी चीज है वो सराउंडिंग है. ये हमारा सिस्टम है, तो इसके लिए मैं क्या हो जाऊंगा, सराउंडिंग. ये एयर क्या हो जाएगी, सराउंडिंग. ये बोर्ड क्या हो जाएगा, इसके लिए सराउंडिंग. तो ये हम लोग वर्ड यूज करते हैं, सिस्टम के अलावा जो कुछ भी है वो सराउंडिंग कहलाता है. लिखिएगा सराउंडिंग. नंबर 2. 2 मिनट बस, 2 मिनट, 2 मिनट. सराउंडिंग लिखिएगा, एनीथिंग आउटसाइड द थर्मोडायनेमिक सिस्टम, anything outside the thermodynamic system anything outside the thermodynamic system to which energy or matter is exchanged, to which energy or matter is exchanged is called surroundings, is called surroundings. तो कल की क्लास में हम लोग थोड़ी बहुत और डेफिनेशंस देखेंगे और उसके बाद हम लोग घुसेंगे किसमें, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज में, और उसके बाद जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ. एक ही दिन में मैं आपको पहले बता दूंगा कि वो सारी चीजें हैं क्या, उसके बाद हम डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो कल की क्लास में मैं तीनों लॉज आपको बताने वाला हूं. चलिए मिलते हैं फिर कल. थैंक यू बच्चों.